अरे बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था चार्जिंग, शेडिंग ऑफ चार्ज के बारे में। मैंने आपको लास्ट डे डिस्कस किया था, बट उस पर क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, फिर से उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम जो पढ़ रहे थे, टॉपिक नाम था शेडिंग ऑफ चार्ज। क्या नाम था उसका? शेडिंग ऑफ चार्ज। आपको सारा कंसेप्ट पता था कि कंसेप्ट में क्या क्या अप्लाई करते हैं शेडिंग ऑफ चार्ज। अब कैसे होता, मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराऊं तो पता चलेगा सर मीनिंग क्या होता था। दो टाइप के कैपेसिटर थे सर। शेडिंग का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमने बोला था सर ये फर्स्ट कैपेसिटर होगा जिसका कैपेसिटेंस C1 होगा, और इसका कैपेसिटेंस वेलोसिटी का वोल्टेज कितना होगा, V1 होगा। और एक दूसरा कैपेसिटर होता है, उसका कैपेसिटेंस क्या है, C2, और इसका वोल्टेज V2। अब शेडिंग का मतलब होता है सर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब बोला कि इस दोनों को ज्वाइंट करते तो आपको एक बात समझ में आएगा, जब बोलते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो एक ही टाइप का एडिशन होना चाहिए, जो आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। क्यों? क्योंकि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज चेंज नहीं होता है, बट अगर चार्ज को शेयर करना है, इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक ही मेथड है दोनों को ऐड करने का, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको पढ़ाता ही, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने क्या किया, इस फर्स्ट वाले कैपेसिटेंस में सेकंड को ऐड कर दिया। किस तरीके से? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है। अब क्वेश्चन आती है सर पैरेलल कॉम्बिनेशन पर दो तीन फंडामेंटल्स पॉइंट आएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा। एक होता है कॉमन पोटेंशियल। इन जनरली एक कॉमन पोटेंशियल होता है कि कहीं पे आके अगर जो भी मैक्सिमम चार्ज होंगे वो क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा अदर सरफेस पे, उसके पास क्या बचेगा, एक रिमेनिंग इक्विलिब्रियम बचेगा। इसको हम क्या मानते हैं, इसको प्लस लेके चलते, ये माइनस होता है, ये क्या होता है, प्लस, ये माइनस होता है। अगर हम लोग सेम पोल में पोलैरिटी को चेंज किए बिना ऐड करें तो ये होता है। अब ये कंसेप्ट से यहां सबसे क्वेश्चन उठ के आता है, हाउ वी फाइंड दिस वी। इस वी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और वेरी लॉजिकल आंसर होते हैं। अगर फंडामेंटल्स ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज एक कंजर्व नेचर का होता है। तो हमको ये पता है सर इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज होना चाहिए। इस केस में जो चार्ज इनिशियल होगा वो फाइनल के बराबर होगा। इसका मतलब ये कंजर्व होगा, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सर दो कैपेसिटर था, कितने थे, दो। तो चार्ज क्या होगा, मान लेते हैं इस पे Q1 चार्ज होगा, इस पे कितना होगा, Q2 चार्ज होगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या सीखा था हमने, Q1 is equal to C1 into V1. What is Q2? Q2 is equal to C2 into V2. अब देखो C2 V2 का सर C1 V1, अब हमको चार्ज मिल गया और ये भी मिल गया। अब लॉजिक की बात, सर फाइनल चार्ज क्या होगा, सर ये एक सर्किट बन गया मेरे को, ये क्या होगा, एक सर्किट हो गया। अब Q फाइनल निकालने के लिए उस सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और जो उसका एक नया पोटेंशियल बना होगा V, जिसको हमने क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। यही तो क्वेश्चन था, क्या था, इसको बोले हम लोग कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल होता है तो फिर पता सर कंसेप्ट क्या है, तो आपको यहां से पता चलेगा सर C1 एंड C2 आर ज्वाइंट। कैसे ज्वाइन किया गया, ये ज्वाइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बाय द फॉर्मूला आपको सबको पता है सर C1 प्लस C2 होता है। अब तो देखा था, अब तो हमारे पास दोनों कॉम्बिनेशन आ गए। क्या हुआ सर, Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, और Q फाइनल भी आ गया। तो C1 C2 इंटू V। बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, सर Q इनिशियल जो था वो Q1 था, और फिर क्या था, Q2 था, फिर बाद में क्या हो गया, Q फाइनल हो गया, जिसकी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। ओके सर, Q1 कितना था, सर ये C1 था, V1 था, ये C2 था, V2 था, फाइनल कितना हो गया, C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहां से क्या हमें कॉमन पोटेंशियल लिखने सीखा, कितने सीखा हमने, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय था। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन होते, इसको देख लेंगे। फिर आया था नेक्स्ट फंडामेंटल में, सर कितना हीट आएगा। मैं दोनों डिस्कस कर चुका हूं, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हीट की बात आई थी, वर्क डन बाय बैटरी सबको पता होता है। सर वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, चेंज इन एनर्जी बाय हीट। क्वेश्चन में देखेंगे तो और सारा क्लियरिटी होगा। अब देखो यहाँ बैटरी तो रहता नहीं, तो हटा देते हम लोग। ठीक है, तो डेल्टा यू प्लस हीट इज इक्वल टू 0। अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से देखें, सर डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्या होगा, फाइनल एनर्जी को अपन अगर इनिशियल एनर्जी से माइनस करें, अगर उसको हीट के साथ ऐड कर देने से क्या होता है,
जीरो। तो यहां से हीट कैसे निकालेंगे? जस्ट आपको फंडामेंटल आना चाहिए। ये क्या होगा? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दिस इज द फॉर्म। यही दोनों कंसेप्ट हमने लास्ट डे सीखा था। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, दो चार क्वेश्चन करके देखते हैं क्या हम इस सारी कैपेबिलिटी को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट था। अगर जिन्होंने इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्योंकि हमने लास्ट डे इसको शेयरिंग ऑफ चार्ज को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हाँ चार्ज शेयरिंग में होता क्या है। ठीक है, अब देखिए उस कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, अगर आप फंडामेंटल समझ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ ऐसा नया नहीं है। अगर हम देखें इसको तो क्वेश्चन दिया हुआ है शेयरिंग ऑफ चार्ज सेम कंसेप्ट में। सर 2F कैपेसिटेड चार्ज बाय 10 वोल्ट, एक बैटरी है जिसका वोल्ट कितना है 10 वोल्ट, एक कैपेसिटर इसका क्या है 2F दिया हुआ है, तो हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। सर एक कोई कैपेसिटर है जिसके अपन C1 की बात कितना होगा वो 2F दिया हुआ है, अगर हम V1 की बात कितना होगा वो 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, नाउ इट इज कनेक्टेड पैरेलल, याद रखेंगे नाउ इज कनेक्टेड पैरेलल टू एक अनदर कैपेसिटर 3F, देन फाइंड। बोला कि जब बाद में हमने इसको कनेक्ट किया पैरेलल किससे, एक और 3F कैपेसिटर से, तो बताओ कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। आप यू नो फॉर्मूला, यू कैन सॉल्व इजीली, गॉट इट। चार्ज ट्रांसफर, इसके पास पहले चार्ज लेते हैं, कितना चार्ज देगा सारा कुछ हम ध्यान से देखेंगे। फिर हीट लॉस पूछा है। ठीक है, अब देखो अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो क्या होता था, इसके पास C1 कैपेसिटर है, एक दूसरा कैपेसिटर है C2, अब वो इसके साथ इसको ऐड किया गया है, इसका कैपेसिटेंस 3F दिया हुआ है और यहाँ पर इसका कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आया है कि इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 2F एंड 3F एडेड इन पैरेलली। अभी तो सीखा सर, अगर ये C1 था, अगर ये C1 था, अगर ये C2 है, इसके पास जो भी कंपोनेंट्स होंगे वहां पे अपन मान के चलते कि कॉमन पोटेंशियल डेवलप होगा। क्या होगा? एक कॉमन पोटेंशियल जिसको मानते हैं V लेके चलते हैं, V डेवलप होगा। अब बात थी सर अगर दोनों सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, तो हमने क्या कंसेप्ट सीखा था, सबसे पहले सर चार्ज कंजर्वेशन होना चाहिए। ओके, तो सर यहाँ से क्या होगा, जब दोनों सीरीज पैरेलल में होगा तो हमको क्या लिखना है सर, C इक्विवेलेंट कितना होगा, फॉर्मूला पता है C1 प्लस C2। अगर इसका पोटेंशियल V होगा, अगर इसका पोटेंशियल V होगा, तो मान लेते हैं जो फाइनल चार्ज इस सिस्टम पे आएगा, क्योंकि इसके अबाउट भी V है, इसके अबाउट भी है, जो फाइनल चार्ज कितना होगा वो C इक्विवेलेंट इनटू V। ये तो हम पूछे थे, लेकिन सर इनिशियल चार्ज कितना है, सर इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। इसका मतलब Q2 इज इक्वल टू 0, नथिंग इन्फॉर्मेशन गिवन। देखो कि इसको किसे हो सकता है ये 0 वोल्टेज का 0 चार्ज का होगा, लेकिन यहाँ पे Q1 तो अवेलेबल है। Q1 कितना है C1 इंटू V1, C1 करते हैं 2, V1 कितना है 10, ये कितना हो गया 20 कूलम। ओके, समझ में आ गया सर, ये 20 कूलम है, कितना है 20 कूलम है। ओके, Q1 पता चल गया सर, Q फाइनल कैसे पता चलेगा सर, C1 प्लस C2 होता है, C1 का वैल्यू 2 है, C2 का वैल्यू कितना है वो 3 है, इसका मतलब होगा 5 फैराड है, हमको यहाँ से Q फाइनल आ गया 5 टाइम्स ऑफ V। अब बेसिक कंसेप्ट वही थे जो मैंने आपको बताया था पहले, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। क्या सिखाया सर, इनिशियल चार्ज जो इस सिस्टम पे था वो फाइनल चार्ज के बराबर होगा। हाउ, जो कि हमारा बेसिक फंडामेंटल था। सर इनिशियल क्या था, फर्स्ट वाले के पास Q था, सेकंड वाले के पास Q2 था और थर्ड में क्या आ गया Q फाइनल ही तो आ गया। जब हमने फॉर्मूला को देखा, इसको देखा फॉर्मूला को, तो क्या पता चला सर उधर तो Q2 है ही नहीं है तो 0 लिखो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सर Q1 कितना है, सॉल्व किया तो हमें 20 कूलम मिला, वेरी गुड। अब कितना सर Q फाइनल, व्हाट इज दिस 5 इंटू V, 5 इंटू V, क्या इस 0 को हटा दूं, यहां से मैं हटाऊं 4, क्या मेरे को एक कॉमन पोटेंशियल 4 वोल्ट मिल गया, आप देख के बताओ मिला ना 4 वोल्ट। 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 क्या था 20 होता है। तो इस पॉइंट की जानकारी हमें मिल गई कि इसका एक कॉमन पोटेंशियल क्या होगा 4 वोल्ट। इतना आसान था, सिंपल सा पॉइंट था। अब चलो सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट ये है कि चार्ज ट्रांसफर कितना होगा। अब देखो सर एक बात बताओ, चार्ज ट्रांसफर करेगा कौन, तो इसके पास 20 कूलम अवेलेबल है, इसके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला सिस्टम इसको चार्ज देगा, किसको देगा चार्ज, इसको चार्ज देगा। अब देखो जब यहां से चार्ज फ्लो करेगा, जब यहां से चार्ज फ्लो करेगा तो इनिशियल चार्ज कितना पता है मेरे को 20। क्या मैं इस डायग्राम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल इसके अबाउट होगा वही पोटेंशियल इसके अबाउट होगा, तो चार्ज ट्रांसफर करने वाला कौन है C1, तो क्या मैं फाइनल चार्ज निकालूं C1 का किसके अबाउट, इस 4 के। तो चलो सेकंड क्वेश्चन में सर ये निकाल कर हमको बताना है कि Q जो फाइनल होगा अबाउट 2F कैपेसिटर वो कितना होगा, तो उसका वोल्टेज है V, C कितना है C1V,
तो हमको यहाँ से निकाला C1 इंटू वी। व्हाट इज दिस C1? सर C1 है 2, V है हमारा 4, इसका मतलब 8 कूलम बचा होगा। ओके, अब बात करो सर 8 कूलम बचा होगा इसके पास, किसके पास? C1 के पास। सर C1 फाइनल हमारा 8 कूलम बचा, बट इसके पास टोटल था कितना? 20 कूलम। तो ट्रांसफर कितना होगा? यही तो हम सिखाते थे, चार्ज ट्रांसफर का मीनिंग होता है जितना चार्ज उसके पास पहले था, अब जो फाइनली बचा होगा, तो जितना बचा उसको घटाएंगे तो मिलेगा अपने को। तो कितना मिला सर? इसके पास इनिशियल चार्ज था Q1 की बात करें और Q1 फाइनल की बात करें, सर Q1 कितना हो गया? सर 20 था, बचा कितना बाद में? 8। इसका मतलब 12 कूलम चार्ज को इस बंदे ने, सॉरी इस C1 ने क्या किया होगा? ट्रांसफर करके इसको दे दिया होगा। थोड़ा सा चार्ज कंजर्वेशन देख लें, क्या इसके पास 12 आया क्या? क्योंकि चार्ज तो आपने बताया सर कंजर्व है, अगर इसने 12 दिया तो इसके पास 12 होना चाहिए। ओके, चेक करते हैं। सर पोटेंशियल 4 है, कैपेसिटेंस C2 3 है, अगर हमने Q2 की बात करी जो डैश होगा उसकी बात करेंगे तो सर 4 इंटू 3, वेरी गुड, ये हमारा 12 कूलम आ गया। इसका मतलब जो चार्ज ऊपर वाले ने इसको दिया था उसने इसको एक्सेप्ट किया। जब एक्सेप्ट कर लिया तो उसने दिया कितना इसको? सर 12 कूलम दिया था, इसको मिला कितना? 12 कूलम मिला था। इसका मतलब चार्ज यहां भी कंजर्व रहा, तो हमारा क्या मैथमेटिकल मॉडल करेक्ट रहा? ठीक है। अब देखो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा वो 12 कूलम था, किसने दिया? C1 ने। किसको दिया? C2 को दिया। क्यों? इसके पास पहले चार्ज नहीं था। अब बात आई सर हीट लॉस। अब हीट लॉस का मतलब क्या होता है? आप इसको अच्छे से लिखिए, हम क्या इसको प्रॉपर अच्छे से बना के बताते हैं हीट लॉस होता है क्या। इस सारे डायग्राम को, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और वो हमारा सेकेंड पार्ट है। आप दोनों को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम क्या करते हैं थर्ड वाला और ऑलवेज फंडामेंटल्स को सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए। क्वेश्चन आया हीट लॉस का, बहुत लोग सोचेंगे सर फॉर्मूला से कर दें। ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, बट हमारा एक छोटा सा सजेशन है। हमारा क्या है? छोटा सा सजेशन है, ऑलवेज फंडामेंटल से प्रोसीड करेंगे। हो सकता है 10 सेकंड 15 सेकंड ज्यादा लग जाए, बट उसका करेक्ट होने की एफिशिएंसी 99.9% होगी। बट आप फॉर्मूला से कभी लगाएंगे, इन केस अगर फंडामेंटल हिल गया मतलब फॉर्मूला आप गलती कर दिए, आपका मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए बेटर आप क्या करेंगे? फंडामेंटल जाएंगे। हम क्या सीखा था सर? फंडामेंटल यही था, वर्क डन बाय जो बैटरी था वो क्या था? चेंज इन एनर्जी प्लस हीट होता था। चलो सर इसमें किसी को डाउट नहीं, अपन सब पढ़ते आ रहे हैं। जब हमने इस डायग्राम को देखा तो हमको कहीं पे बैटरी नजर ही नहीं है। अब मेरे को बैटरी दिख रहा है क्या? सर बैटरी नहीं है, तो जब कुछ है ही नहीं तो उसका काहे का वर्क? जब कोई रहेगा तब तो अपना वर्क करेगा, बैटरी नहीं तो वर्क में बैटरी क्या होगा? जीरो। ओके सर, आप डेल्टा यू का मतलब ये कहना चाहते हैं कि यू फाइनल प्लस माइनस यू इनिशियल होता है, सॉरी यहाँ पे यू फाइनल यू इनिशियल होता है प्लस हीट होता है क्या? यस सर, यही कहना है। क्या हमें फाइंड क्या करना है? हीट लॉस्ट। इसने कितना हीट लॉस किया होगा? तो क्या मैं थोड़ा सा जगलिंग करूं, मतलब इसको आगे पीछे करके लिख सकता हूं? क्या मैं इसको यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिखूंगा? अगर आप बोलो तो आगे चलते हैं। डन है? ओके सर, समझ में आया। अब बात समझ में आई सर, व्हाट इज यू? हमने बताया था यू गॉट द फॉर्मूला ऑफ द राइट इंटेंट। सर 3 फॉर्मूले थे यू निकालने के। कितने थे? 3 फॉर्मूले थे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? जब भी चार्ज और कैपेसिटेंस का रिलेशन दिया हो तो Q²/2C होता है। सेकेंड की बात करेंगे, जब कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया हो तो ½ होता है। थर्ड की बात करेंगे, अगर हम लोग चार्ज और वोल्टेज दिया 1/2Q इंटू V होता है। ये सारा फॉर्मूला ओनली फॉर एनर्जी यू की बात आई। अगर हम लोग बात करें सर क्या दिया है? चार्ज एंड वोल्टेज का मोस्ट प्रोबेबल रिलेशन है। क्यों? क्योंकि सर आगे वाले पार्ट में हम जब फाइनल चार्ज को देखते हो तो पता चलता है सबका चार्ज डिफरेंस है। चार्ज डिफरेंट है टू फॉलो द रूल्स। अब चार्ज अलग है तो जो क्वांटिटी हमको मिल रहा है यहाँ पे उसी के हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हमारी समझ में आई सर यू इनिशियल का मतलब क्या होता है? इस दोनों का एनर्जी होना चाहिए। अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या करें? फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं Q1²/2C1 प्लस Q2²/2C2 माइनस। अब फाइनल क्या आ गया? सर फाइनल का चार्ज था Q1 डैश हाउ, इसका चार्ज बदल गया Q1 डैश का स्क्वायर/C1 2C1 प्लस Q2 डैश स्क्वायर/2C2। यही तो फॉर्मूला है। अब देखेंगे लॉजिकली, सर क्या Q2 का चार्ज कुछ था? नहीं था, तो काहे को इतना ढोना? चलो ये 0 हो गया।
सर Q1 अवेलेबल है, यस सर, कितना है 20 है, C1 कितना है सर 2 है, क्या ये दोनों वैल्यू नोट होंगे आपको? चलो नेक्स्ट चलते हैं। सर Q1 डैश कितना बचा था, ये 8 बचा है, कितने बचे 8, तो Q1 डैश कितना होगा 8, C1 कितना होगा 2, Q2 डैश इसके पास चार्ज आए कितने 12 बचा है, तो Q डैश के 12/2 C2, क्या सारा वैल्यू हमको नोन है? आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं करता हूं, आप भी पैरेलली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो जब हम सॉल्यूशन के पार्ट पे आते हैं, कहां आते हैं, सॉल्यूशन के पार्ट पे आते हैं, तो हमको सबसे पहले दिखता है कि हीट जो भी होगा सबसे पहले Q1 स्क्वायर है, इसका मतलब होगा 20 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ C1 माइनस, और 2 है तो 2 पुट कर दो, फिर क्या होगा माइनस सर Q1 डैश कितना हो गया था 8 बचा था, 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर फाइनली क्या हो गया Q2 डैश वो कितना हो गया सर वो 12 था, 12 का स्क्वायर किया 2 इंटू 3, ओके यही है। अब समझ में आई सर बात, Q1 स्क्वायर मतलब इसका होता है 400 डिवाइडेड बाई 4, गॉट इट, माइनस सर 64/4 प्लस 144/6, ये तो पूछा है तो समझ में आ गया, सॉल्व करें, इसको हमने डिवाइड किया तो कितना हो गया ये 100, ये हो गया 16 प्लस 6 इंटू 2 12 इंटू 6 इंटू 4 मतलब क्या होगा 24, या क्या 24 इंटू 6 144 होता है, जरूर सर। अब चलो अब 24 इंटू 6 कितना हो गया 40, अगर हम घटाएंगे 100 माइनस 40 तो जो हमारा आंसर आया वो 60 जूल था, ये इसका इतना हीट लॉस होगा। क्या आप लोगों का आंसर मैच कर गया, क्या आप लोगों ने भी इतना निकाला? चलो आई होप आपने इतना ही निकाला होगा, क्यों, क्योंकि आपको हमको पता है कि आप सबके सब इसको आसान से क्वेश्चन से बना लिया होगा, ठीक है। अगर जिनसे नहीं बना कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से लिख लो, पैटर्न बहुत सिंपल है और ऐसे एग्जाम आपके ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम क्या करते हैं क्वेश्चन साथ साथ और सारा क्वेश्चन करते हैं सेम कंसेप्ट पे। ये क्वेश्चन वही है, अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, आई होप आप लोग मेरे साथ बनाने से बेहतर आप क्या करेंगे स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं तीनों सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, फिर आप पॉज करके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे और हमको थर्ड पार्ट को सॉल्व करके फिर सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम का अभाव है तो हम लोग आपको पैरेलली टाइम नहीं दे सकते, बट आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करें, इसको स्क्रीन को पॉज करें अगर आपको क्वेश्चन का कंटेंट या मीनिंग समझ में आ गया हो। कुछ टफ नहीं है, हम चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए, बिकॉज टाइम इज इंपॉर्टेंट। चलो अब क्या है सर, 2 कैपेसिटर है, क्या है, एक कैपेसिटर में 2 फैराड है, सेकंड कितना है 3 फैराड है, आर चार्ज टू 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब समझेंगे जो पहले वाला कैपेसिटर था जिसकी वैल्यू 2 फैराडे थी उसको हमने चार्ज किया 5 वोल्ट से, और जो दूसरा वाला था उसको हमने किस चार्ज किया 10 वोल्ट से। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है, थोड़ा सा वर्ड पे जाएंगे, इंग्लिश का आगे पीछे चलता रहता है। नाउ अब क्या हुआ कि दोनों को हमने कनेक्ट किया किधर से, पैरेलल से, ओके। अब क्या बोला, जब अब दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या बताना है फाइनली कि सर वही बताओ इसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर कौन करेगा, कितना करेगा, वो कितना होगा, और सी हीट लॉस कितना होगा। अब आप समझ गए होंगे, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझ गया तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट कीजिए, और नहीं किए तो कोई बात नहीं, देखिए सॉल्यूशन को। अब बात यह है कि सर 2 कैपेसिटर है, बात तो पुरानी ही है, बात क्या है पुरानी है, वही जो हम लोग पहले सीख रहे हैं। सर 2 कैपेसिटर है जिसका C1 एक है और दूसरा क्या है C2 है, लेकिन इस बार बात यह है कि सर दोनों को चार्ज किया गया है। अगर अपन V1 की बात करें, अगर हम V1 की बात करें उसको 5 वोल्ट से किया गया और V2 की बात कितना होगा वो 10 वोल्ट से किया गया। यहां तक समझ में आया तो कोई बोलेगा सर अगर हमने इसको चार्ज किया तो इसके पास कुछ तो चार्ज Q1 आया होगा, इसके पास कुछ तो चार्ज Q2 आया होगा। बाय द फॉर्मूला सबको पता है सर C2 और ये V2 हो जाएगा, क्योंकि नया तो है कुछ नहीं, क्योंकि फॉर्मूला बताता है Q इक्वल टू CB। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो क्या होगा Q2 एंड V2, C2 V2 क्या होगा ये C1 V1 होगा। अब हमारे लिए कोई बड़ा डील नहीं है, अगर आप यहाँ लिखे तो बेहतर है, वहां लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत लोग सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आंसर वहां से भी आ जाएगा, बट हम लोग प्रोसेस करते हैं, आई होप कंसेप्ट उतना क्लियर होगा जितना हम लोग प्रोसेस से करेंगे। फॉर्मूला में मैं भी एक बार में कर दूंगा,
तो हो सकता है आप फॉर्मूला पे ज्यादा भरोसा हो जाए, बट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं सारा क्वेश्चन प्रोसेस से कर रहा हूँ। यू कैन अप्लाई इन एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं कि अगर आपको आता रहेगा तो आप एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिखना कब है, व्हेन यू स्लिप्ड आउट, आपका कंसेप्ट कहीं मिसिंग हो जाए तो फिर प्रोसेस हमें आना चाहिए एटलीस्ट। अगर एग्जाम में किसी को फॉर्मूला है, दे कैन पुट एंड गेट वैल्यू, तो कुछ नया नहीं है उसमें, इसलिए एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके लिए, ठीक है। अब देखो सर C1 V1 कितना है, सर C1 का वैल्यू है 2 फैराडे, C1 वैल्यू कितना है वो 2 फैराडे, V1 कितना है 5, अगर हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कितना हो गया सर 10 कूलम आया यहाँ पे। सेकंड में क्या बोला C2 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 कूलम। ओके, अब क्या बोला है सर दोनों को पैरेलली कनेक्ट करेंगे। बात तो वही सर, चार्ज शेयरिंग मतलब तो पैरेलल होना ही चाहिए, क्योंकि बिना पैरेलल में तो चार्ज शेयर होता ही नहीं है। अब मान लो दोनों को हमने पैरेलल में ऐड कर दिया, किसमें ऐड किया हमने, पैरेलल में ऐड किया। कैसे सर, पहला वाला था C2, सेकंड वाला कितना था C1। इस बार की कहानी थोड़ी अच्छी है, बोलोगे क्यों, देखो तो दोनों में अमीर कौन सा है भाई, इसके पास है 10 कूलम, इसके पास है 30 कूलम, मतलब देने वाला कौन होगा, दिस वन। ओके, अब ट्रांसफर की बात है कि चाहे ये इसको ट्रांसफर करे, ये इसको ट्रांसफर करे, अल्टीमेट निकालना तो वही है कि कितना ट्रांसफर करेगा, और जितना ट्रांसफर करेगा वही उसका चार्ज शुरू होगा। ओके, अब सर समझ में आ गई। इतना करने के बाद हम एक नया सा पॉइंट इंट्रोड्यूस करते थे, क्या सर, इसका एक कॉमन पोटेंशियल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कॉमन पोटेंशियल भी हो जाएगा। ओके सर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं, क्या है वो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीक्वेंस हमने क्या सिखाया सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीक्वेंस हमने सीखा C1 प्लस C2 होता है। अगर हम वैल्यू वाइज देखेंगे तो C1 का वैल्यू 2 था, C2 कितना था 3 था, इसको सॉल्व करके कितना है 5 फैराडे आ गया। ओके, अब सब समझ में आया। तो कांसेप्ट होता है सर कॉमन पोटेंशियल। इसका कोर वैल्यू क्या होता है, कोर होता है कि वी हैव टू नो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट कहानी तो यही थी, जो Q इनिशियल होता है Q फाइनल वही होना चाहिए। अब देखो, अब क्या करना है, देखना है सर Q I की मतलब क्या कहना चाहते हो आप। इनिशियली जो चार्ज क्या था, और जो Q1 Q2 तो इनिशियल चार्ज था। ओके, लिख दे यहाँ पे सर Q1 एंड Q2 वाज द इनिशियल चार्ज, फाइनल इज द Q फाइनल, जो हम लोग आगे जाके देखेंगे। अब कितना चार्ज होगा आई डोंट नो, क्यों सर C इक्विवेलेंट को अगर V से मल्टीप्लाई करें, C इक्विवेलेंट को अगर V से मल्टीप्लाई करें तो अपने को क्या मिल जाएगा सर, फाइनल चार्ज मिल जाएगा। ओके सर, हमने 5 वोल्ट निकाला, सॉरी 5 फैराड निकाला था, उसको V से मल्टीप्लाई कर दो, वेरी गुड। अब चलो Q फाइनल आ गया, वेरी गुड, 5 भी हो गया। देखो इधर वो कितना है सर, Q1 कितना है 10 है, Q2 कितना है 30 है। जब हमने इसको देखा, क्या किया इसको देखा, 5V इजकल टू 40 हो गया, V इजकल टू 8 वोल्ट हो गया। ओके, बात ये समझ में आई अपने को, ठीक है सर, V इजकल टू 8 हो गया। अब समझा मैं कि सर चार्ज ट्रांसफर करेगा कौन, अगर कॉमन पोटेंशियल 8 हो गया, अगर हमारा बेसिक कॉमन सेंस ये कहता है कि C2 के पास ज्यादा चार्ज है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चार्ज ट्रांसफर करेगा उसको। क्यों, क्योंकि ज्यादा चार्ज है तब तो सर्किट में चार्ज उसको देगा। चलो, चार्ज यहां से चलना शुरू हो गया। अब चार्ज जो चला तो गया कितना, तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था, जो इसका कॉमन पोटेंशियल हो कितना होगा 8 वोल्ट होगा। जब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, कहां चलते हैं, सेकंड पार्ट पे, तो सबसे पहले माइंड में आता है सर चार्ज ट्रांसफर करेगा कौन। ओके सर, इसके पास C2 था, तो मैं क्या करूं, इस कॉमन पोटेंशियल पे इसका चार्ज निकाल लूं, देखता हूं उसको उस टाइम पे कितना चार्ज बता था। अब मानते हैं एट कॉमन पोटेंशियल, एट कॉमन पोटेंशियल अगर हम देखेंगे कि कॉमन पोटेंशियल पे C2 किंग था, पहले क्या था C2 30 था, C1 तो बेचारा गरीब था। अब देखो, अगर हम चार्ज बात करेंगे Q2 डैश, कितना बचा होगा सर C2 इंटू V, व्हाट इज C2 3, व्हाट इज V 8। ओके, अब समझ में आई सर, अब क्या हुआ, बात समझ में आई। इसके पास पहले 30 कूलम चार्ज था, अब बचा कितना 24, भाई 30 था 24 बचा, तो बाकी गए किधर। इसका मतलब है सर कुछ चार्ज जो स्मॉल q होगा, इस C2 ने किसको दिया होगा, C1 को दिया होगा। तो जो हम देखते हैं सर, चार्ज ट्रांसफर जो करने वाला होगा चार्ज ट्रांसफर, वो निकालेंगे Q2 माइनस
Q2 डैश, यही तो बात थी। इनिशियली कितना था सर 30 था, फाइनल कितने बच गए 24। इसका मतलब 6 कूलम चार्ज क्या हो गया, यहां से ट्रांसफर हो गया। किसको मिला होगा, इसने इस C1 को दिया होगा। एक्चुअली आप देखेंगे तो कुछ भी नया सा चीज नहीं है, बट छोटे छोटे कंसेप्ट को कहीं मिस करेंगे, यू गेट द रॉन्ग आंसर। एग्जामिनेशन में यही होता है, कंसेप्ट कोई भी इतने टफ नहीं होते कि आप अटेम्प्ट नहीं कर सको। इफ यू नो द फंडामेंटल यू गेट द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया? तो जिन लोगों ने बनाया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं बनाया था उनका भी शुक्रिया। ठीक है, आज जिनसे नहीं बना उनका तो और शुक्रिया, वो इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसको सेपरेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है ये दोनों क्वेश्चन इजिली आ जाए। अगर ढंग के क्वेश्चन आने होंगे तो आपको डायरेक्टली हीट पूछेगा। बोलो क्यों? क्योंकि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू सॉल्व दिस टू पार्ट्स आल्सो। आप इंपॉर्टेंट समझ रहे लिंक की बात की? अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो आपको ये दोनों आना जरूरी है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं भी पूछेगा ना आपसे, ये क्वेश्चन आपसे नहीं भी पूछेगा, डायरेक्टली ये पूछ लिया तो आपको ये दोनों निकालने आना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, साथ सबको बता रहा हूँ। इसलिए ये क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। अभी देखेंगे कैसे, लास्ट क्वेश्चन में देखा ना कि कैसे इंपॉर्टेंस होता है, अभी भी देखेंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिखो, फिर हम लोग क्या करते हैं थर्ड पार्ट पे चलते हैं जो कि हीट लॉस पे। पार्ट पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये हमारा पर्सनल सजेशन होता है। बहुत लोग जिद्दी होते हैं, मैं तो फॉर्मूला लगा के ही रहूंगा, मैं आपको रोक नहीं सकता, बट आप एग्जाम में गलत हो जाएंगे उस समय तो आप ही जिम्मेदार होंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करेंगे क्या फंडामेंटल से जाए। हो सकता है मैं बार बार बोल रहा हूँ 10 सेकंड 20 सेकंड ज्यादा लग जाएगा, बट हमारा आंसर क्या होगा 99.9% करेक्ट होगा। बोलोगे सर फॉर्मूला होता है क्यों है? बाकी सब के लिए फॉर्मूला चलता है, बट कभी हीट लॉस के लिए अप्लाई करना नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 बार। चलो अब देखो सर, कंसेप्ट ये था, सिंगल कंसेप्ट है, मैं इसको चौथी बार बता रहा हूँ। वर्क डन बाय बैटरी सिंपल सी कहानी होती है, आपको याद हो जाना चाहिए कि क्या कंसेप्ट होना चाहिए। क्या होगा ये, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट। सर इधर बैटरी कभी दिखा नहीं, चलो बहुत देर से दिख, मान लो जीरो रहा ही नहीं हो तो क्या होगा, ये जीरो हो गया। डेल्टा यू का मतलब क्या कहना चाहते हैं, यू इनिशियल और यू फाइनल क्या होता है, ये हीट होता है। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, सिंपल ऑफ कैलकुलेशन हीट इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, डन इट, दैट्स यू डन इट। अब खत्म है। अब यू इनिशियल फाइनल कौन लिखेगा, मैं ही लिखूंगा, और कौन लिखेगा। चलो सर यू इनिशियल का मतलब क्या कहना चाहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला Q स्क्वायर बाई 2C ऊपर लिखा हुआ था, याद है लास्ट क्वेश्चन में। अब देखो सर हीट में क्या सीखा था, Q इनिशियल कितना होगा सर, Q1 स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई 2C2 माइनस व्हाट इज द फाइनल। सर फाइनल हो गया हमारा Q1 डैश का स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, बाई 2C1 प्लस Q2 डैश का स्क्वायर बाई 2C2। अब देखना हम लोग वैल्यू कैसे पुट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सर Q1 कितना था, Q1 सर हमने देखा था वो कितना था 10 था, वेरी गुड, 10 का स्क्वायर था डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 था। सर Q2 कितना था, हमने देखा था Q2 3 इंटू 10 30 था, इसका मतलब हो गया 30 का स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस हो गया। अब देखो सर Q1 डैश कितना हो गया, अब ध्यान से देखना सर इसके पास इनिशियली 10 कूलम था, इसने इस बंदे को 6 कूलम दिया, तो उसके पास टोटल चार्ज कितने हो गए 16 कूलम। याद रहे अगली बार गलती नहीं होगा। सर 60 कूलम चार्ज हो गए होंगे, क्यों, क्योंकि उसके पास इनिशियली अवेलेबल था 10 कूलम, उसको C2 से कितना मिला 6 कूलम मिला। जब 6 मिला कितने हो जाएंगे 10 प्लस 6 16। आई होप ये तो आपको आता ही होगा। C1 कितना रहेगा सर 2 प्लस, अब देखो सर इसके पास कितने थे 30, उतने उसने C2 C1 कितना दिया 6, कितने बचे 24। चलो बाय 2 इंटू 3, मैं ही करूं, चलो करता हूं। क्या सीखा सर यहां से, 10 का स्क्वायर 100 होता है, नीचे 4 होगा, ये 900 होता है, नीचे 6 होगा, 3 इंटू 2 6 होता है। चलो इतना तो समझ में आ गया। सर 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये आपको पता होगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये 4 होगा, प्लस 24 का कितना होता है 576/6। अब यही हमारा रूल्स है सॉल्व करने का। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सर 100 को 4 से डिवाइड कितना हो गया 25, अब इसको करो 900/6 150, आपको आता ही होगा। अब माइनस, अब देखो सर 4 से करूं, 4 इंटू 6 624 इंटू 1 64 आ गया। अब कितना हो गया 6
अब देखो आगे कितना सर 64 प्लस 96। जब हमने इसको देखा, हमने क्या किया इसको देखा, ये कितना हो गया 175 माइनस 96 प्लस 4 100 प्लस 60 160। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 15 जूल। जिन लोगों का ये आंसर आया है उसका आंसर करेक्ट है। आपको समझ में आया कितने आसान क्वेश्चन होते हैं। फंडामेंटल कंसेप्चुअल बात हमें समझ में आना चाहिए, बाकी सब कैलकुलेशंस होते हैं। अगर आप कंसंट्रेट होकर ढंग से करेंगे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेटर, ध्यान रखेंगे कभी भी इस मैनुअल कैलकुलेशन में कैलकुलेटर को नहीं लाएं, वो आपके लिए हानिकारक है। कभी कैलकुलेटर टच करने का नहीं, तो जो हमारा हीट होगा वो हीट कितना हो जाएगा 15 जूल हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? आपको सारा कहानी समझ में आ गया। जिनसे बना कोई बात नहीं, आपने अच्छा ट्राई किया। जिनसे नहीं बना वो भी क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिख लेंगे। ये थर्ड पार्ट हम बार बार बता रहे हैं आपको किस तरह से अटैच करना है। तो आप एक बार हमने क्या किया क्वेश्चन में, सर एक चार्ज वाले को देखा, दूसरे में दो चार्ज वाले को देखा। आप क्या कर सकते हैं सर, एक नया टाइप देखते हैं जिसमें क्या होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा। अब ऐसे तो नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा। आप इसको अच्छे से लिखो, फिर हम क्या करते हैं नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है वही, बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। जैसे अब ट्विस्ट आपको याद आएगा क्वेश्चन में से, यहाँ पे एक नया सा बात आ गई। क्या है सर, अपोजिट पोलैरिटी। थोड़ा क्या होगा, इसका मीनिंग होता है क्या, अपोजिट पोलैरिटी, POLARITY। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसका मतलब होता है, कंसेप्ट सेम है। क्वेश्चन शुरू करते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। सर कैपेसिटर दो, एक है 2F का, दूसरा कितना है 3F का, आर चार्ज टू डिफरेंट वोल्टेज। ये मान लो V1, ये मान लो V2 रिस्पेक्टिवली, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये तो पहले तक पता था। अब एक सर नया कंसेप्ट घुस गया इसमें, क्या सर अपोजिट पोलैरिटी। इसका मतलब क्या होता है, चलो सबसे पहले वही क्लियर करते हैं। सर अपोजिट पोलैरिटी का मतलब होता है, अगर आप बैटरी की बात करें तो क्या समझ में आता है, हम लोग बोलते हैं ये प्लस का पार्ट है, ये माइनस है। ये क्या है, प्लस एंड माइनस है। अगर हमको किसी ने बोला कि पोलैरिटी चेंज करने का, तो पोलैरिटी चेंज करने का मतलब होता है जो पहले प्लस था वो क्या हो जाएगा, उसको सेम डायरेक्शन में रिवर्स कर देंगे। अगर हमने इस बैटरी को क्या किया, इस तरह रिवर्स किया, क्या होगा, ये माइनस से प्लस आ जाएगा। लेकिन सर इसमें कैपेसिटर की बात हुई, ये तो समझ में आया, बैटरी के नेगेटिव को अगर पॉजिटिव बना दे, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दे, बाई साइड नॉट की डायरेक्शन वाइज, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी पोलैरिटी चेंज कर जाएगी। लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है सर, कैपेसिटर में तो मान के चलते यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। अगर जो नया कंसेप्ट होगा तो क्या होगा, जो हमने यहाँ प्लस माना था वो हो जाएगा माइनस, जो माना पीछे में क्या था प्लस, हो क्या होगा माइनस होगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये कि दोनों का क्रॉस इंटरचेंज कर जाता है। बाकी इतना ही कंसेप्ट है, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं कैसे करेंगे। सर इनिशियली तो वही है, क्या करना है, दो कैपेसिटर है, चलो ड्रॉ करते हैं, सिंपल सा फंडा है। सर दो कैपेसिटर, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सर ये C1 होगा और इसका वोल्टेज V1 होगा, ये तो कहना है सर, वेरी गुड। और क्या कहना है सर, नया है क्वेश्चन, आपने बात करी C2 की, उसका पोटेंशियल होगा V2। यहां तक तो समझा। पहले क्या हुआ करता था, अगर हम इसको पॉजिटिव लेके चलो, इसको माइनस लेके चलो, इसको प्लस, इसको माइनस लेके चलो, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ कैपेसिटर। इससे होता है। अब क्या है, दोनों को सर जोड़ना है, क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, बट जोड़ू कैसे। अब जोड़ने का भी तरीका होता है। अब सोचो अगर मुझे जोड़ना होगा तो क्या बोला है सर, अपोजिट पोलैरिटी, तो सबसे पहले किसको करना है सर, एंड कनेक्टेड किसको जोड़ा गया, 3 वाले को। मैं बदल दूं तो C2 का जो अपोजिट पोलैरिटी होगा वो क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये C2 होगा। अब क्या करना है, इस दोनों को जोड़ना है। ध्यान से देखेंगे कैसे जोड़ते हैं। अब देखो अगर ये हमारा C1 रहा, अगर ये हमारा C1 रहा और ये क्या रहा C2 हुआ, अब क्या होगा सर, ये कैपेसिटर है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C1 है। अगर इसका इंड एक पॉजिटिव था, दूसरा क्या था निगेटिव था, तो ये जो इंड ऐड होगा वो निगेटिव होगा और ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे। पोलैरिटी हमने कैसे चेंज किया, जस्ट इसको ऐड कर दिया। अब बात समझ में आई सर, सब कुछ तो समझा, बट वही कंसेप्ट वही है सर, एक नया सा भी आ जाएगा। इक्विवेलेंट में कोई फर्क पड़ने वाला वैसे भी नहीं है, क्यों, तो सर दोनों पैरेलल में है, फॉर्मूला अभी भी वही है, C1 प्लस C2 व्हाट इज द वैल्यू 5 फैराड। चलो यहाँ तक कुछ समझा। अब बात आए सर इसके पास चार्ज कितना हो, चले सॉल्व करें हम लोग। सर चार्ज होगा Q1, कितना होगा C1 V1, वेरी गुड, व्हाट इज C1 2, V1 कितना है 40, इसका मतलब इसका कितना हो गया, सॉरी 20 × 2 40 कूलम होगा। समझ में आ गया सर।
सर C2 की बात आई थी तो यहां पर अगर वो सेम पोलैरिटी का होता, अगर वो सेम पोलैरिटी का होता तो क्या लिखते अपन C2 V2, C2 कितना है 3, V2 कितना है 10, इसका मतलब समझ में ऐसा 30 कूलम होता। कितना होता 30 कूलम होता। लेकिन यहां पे +30 होता, यहां पे -30 होता, बट हमने किया क्या Q2 की पोलैरिटी को चेंज कर दी, तो जो नया Q2 होगा हमारा इस केस का जो एक हमको लेना हो कितना होगा -30 कूलम होगा। ध्यान से सुनेंगे, बहुत तो सोचेंगे सर ऐसे कैसे हो गया। जब हमने पोलैरिटी चेंज कर दी तो जो -30 इस पॉइंट पे था अब वो रिवर्स करके यहाँ पे आ जाएगा और कनेक्ट हमने इसको और इसको करी है ना कि इस दोनों को। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आ गया? तो Q2 का वैल्यू -30 कूलम, Q1 कितना हो गया 40 कूलम। अब सर क्यों हम लोग फाइनल की बात कर ले। फाइनल में कुछ नहीं है, क्या लिखना है सर C इक्विवेलेंट इंटू V होता है। हम सबको पता है C इक्विवेलेंट कितना है सर 5 है। चलो C इक्विवेलेंट 5 है, ये हमारा V हो गया। कहानी सॉल्व, कहानी क्या है सॉल्व है। क्वेश्चन में यहां से लिख लूं फर्स्ट वाले पार्ट पे कॉमन पोटेंशियल क्या कहना है सर चार्ज कंजर्व होना चाहिए। बहुत लोग सोच रहे हैं सर बार बार क्या आप ये लिखे जा रहे हो, लेकिन बेटा कोई बात नहीं, लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपको एक क्वेश्चन को मैं 10 बार करवाऊंगा। हो सकता है ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ जाए। फॉर्मूला सॉल्व करना अच्छी बात है, आप उसको बन भी जाएंगे, बट क्या करोगे कर लो। Q1 + Q2 यही तो कहना है सर, ये Q फाइनल है। अब देखो क्या होगा सर, समझा मैं समझा सर। Q1 कितना है ये हमारा 40 है, बट ध्यान देंगे इस बार हमारा Q2 प्लस में नहीं है, क्योंकि जिस इंड को हमने जोड़ा है वो क्या है माइनस वाला इंड, कितना होगा -30। अब क्या है ये 5 इंटू V। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 10 = 5V, इसका मतलब V = 2 वोल्ट। ओके, समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का जो पोटेंशियल था कितना हो गया वो 2 वोल्ट है। कौन सा पोटेंशियल है कॉमन पोटेंशियल। अब बात समझ में नहीं आई कि सर अगर हमको यहां तक समझ में आया कि 2 वोल्ट हुआ तो नेक्स्ट पार्ट में सर चार्ज ट्रांसफर करेगा कौन। चार्ज ट्रांसफर करने के लिए हमको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव एंड में चार्ज जाता है, लेकिन जब चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज कुछ इस तरह जाएगा। ओके, अब फ्लो करने के बाद हमको क्या समझ में आया सर इनिशियली इसके पास चार्ज कितना था और फाइनली C1 के पास कितना बचेगा, क्योंकि लॉजिकली लग रहा है कि ये क्या है हायर एंड है क्योंकि 40 है। तो चेक कर लेते हैं सर फाइनली कितना चार्ज होगा। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर हम लोग देखेंगे कि इसके पास इनिशियली कितना था 40 था, फिर कितना हो गया उतना जो बचेगा उससे जो माइनस करेंगे क्या होगा चार्ज फ्लो करेगा। चलो देखते हैं सर। एट कॉमन पोटेंशियल आपको याद होगा, मैं लिखूं इसको CP का मतलब क्या होता है, CP का मतलब क्लासरूम प्रोग्राम नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कॉमन पोटेंशियल। ओके सर, एट कॉमन पोटेंशियल जो C1 के पास जो चार्ज नया आया होगा उसको मान लेते हैं Q1 डैश। फॉर्मूला क्या होता है C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल। सर कॉमन पोटेंशियल 2 है, फॉर्मूला कितना है 2 है। वेरी गुड सर, कैपेसिटेंस भी 2 है। ओके, इसका मतलब बात ये है कि इस बंदे के सॉरी इस C1 के पास सर 4 कूलम चार्ज बता। ऐसे क्या जो लोग इसके पास 40 था इसके पास कितना बचा सिर्फ 4 कूलम बचा। बहुत मुश्किल हो गई यार। इसका मतलब जो रेस्ट चार्ज को किसने फ्लो किया होगा, इस चार्ज को रेस्ट को कैसे फ्लो होगा सर। अब तो चार्ज ट्रांसफर अगर निकाल लेंगे, अगर हम QT को लिख के चले, QT को अगर हम चार्ज ट्रांसफर बोल दें, ओके सर चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या होगा सर Q1 के पास पहले जो अवेलेबल था, कब जब हमने कनेक्ट नहीं किया था। अब हमने क्या किया उसको कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया सर माइनस पोलैरिटी के साथ कनेक्ट किया। ध्यान दें किससे किया माइनस पोलैरिटी के साथ कनेक्ट किया। वेरी गुड। तो उसके बाद जो चार्ज बचा वो क्या होता सर Q1 डैश बचा। वो कितना था सर ये हमारा 40 था, ये कितना हो गया 4। इसका मतलब 30 कूलम चार्ज तो ट्रांसफर हो गया भाई साहब किधर 36 कूलम चार्ज किधर क्या होगा इस C2 वाले में चला जाएगा। अब देखो बोलेगा सर थोड़ा सा एक बार ऊपर नीचे कैलकुलेट कर ले, क्या क्या इसके पास 36 आया। चलो देखते हैं इसके पास कितना था पहले C2 के पास, ध्यान दो कितना -30 था। कितना था वो -30 था। अगर अपन उसको 36 दे रहे हैं तो एक बात तो आप बताओ सर चार्ज हमारा कंजर्व होता है। इस बंदे के पास अगर 6 कूलम चार्ज बचा तो मान लेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट करेक्ट था, नहीं तो रॉन्ग होगा। क्यों सर इसके पास -30 था, ध्यान से सुनेंगे C2 के पास -30 था, बट किसी ने इसको 36 दिया है। तो जो नेट चार्ज होगा ध्यान देंगे Q2 डैश जो नेट होगा
-30 + 36, इसका मतलब 6 कूलम अगर आ गया तो मानेंगे हमारा सारा मैथमेटिकल अरेंजमेंट क्या है, करेक्ट है। चलो कोई बोलता सर प्रूफ कर लो, वेरी गुड। अब मान लेते हैं सर इसका पोटेंशियल कितना है V, जो कि कॉमन है, C2 कितना है जो दिया हुआ है, तो क्या मैं इसका फाइनल टाइम निकाल लूं वहां पे जस्ट चेक करने के लिए कि क्या मैं करेक्ट हूं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं Q2 डैश जो वैल्यू होगा वो C2 आ रहा है कि नहीं, क्या सर V इंटू C2, व्हाट इज V सर, V निकाला हमने 2, C2 कितना है 3। अब जब हमने इसको देखा तो हमें बहुत शांति लगी, शांति मतलब अच्छा लगा, ओके। जो मैं सोच रहा था इस मेथड से कि चार्ज कंजर्व होगा तो रिमेनिंग चार्ज के पास 6 बचना चाहिए, तो जब कॉमन पोटेंशियल पे चेक किया तो क्या पता चला इसके पास भी 6 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हमारा सारा माजरा करेक्ट है। जो हम अरेंजमेंट लगा के चल रहे थे, जिस मेथड को फॉलो करते, सारा क्या था हमारा करेक्ट था। क्या सबको समझा, अरे समझा कि नहीं समझा, समझ में आ गया। चलो अगर समझ गए हो तो क्या करेंगे हम लोग, और बार की तरह इस दोनों को आप अच्छे से लिख लीजिए। थर्ड वाले को अगेन सॉल्व करेंगे फंडामेंटल से, बट ध्यान क्या रहेगा सर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर, अपोजिट पोलैरिटी। अब क्या करेंगे देखेंगे उसको आगे में, इसको लिखिए पहले। फॉर्मूला वही रहेगा, कुछ चेंज होने वाली बात नहीं है। हम लोग क्या सीखे थे सर, डेल्टा U प्लस हीट होता है। हम इतनी बार इसको लिखेंगे, हमें समझ आना चाहिए। ओके सर बैटरी नहीं है, चलो नहीं है तो किसने बोला रहने को, ये क्या होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस हीट, यही तो होता है। अब इतना बार हमने किया कि हमको तो पता चल गया सर हीट क्या होता है। हीट जो होगा वो होगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब ये तो सॉल्व करना है हमें। सर U इनिशियल का मतलब क्या है, इस बंदे के पास कितनी एनर्जी थी, फॉर्मूला क्या सिखाया था सर, Q1 स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर। ध्यान रखोगे यहाँ पे -30 पर स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, पुट करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, Q2 स्क्वायर बाई 2C2 माइनस ऑफ क्या होगा, जो नया चार्ज आएगा Q1 डैश का स्क्वायर बाई T1 प्लस Q2 डैश का स्क्वायर बाई 2C2। अब कितना आसान है, तो हमको ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन लगने लगेगा, नहीं जी कोई बात नहीं, हम करके बताते हैं, टफ नहीं लगेगा। चलो सर Q1 कितना है, देखा तो सही सर Q1 कितना है 40 है, वेरी गुड। Q1 कितना है 40 है, तो हमने क्या किया सर 40 का स्क्वायर किया, 2 इंटू 2, C1 कितना था 2, डन। सर Q2 कितना है, इस बार गलती मत करना, Q2 का वैल्यू -30 है, बट याद रखना स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। C2 कितना है 2 इंटू 3। चलो यहां तक तो अपन को समझ में आ गया। अब फाइनल की बात करते हैं। ओके सर Q1 डैश कितना होगा, सर पोटेंशियल की तो बात है, इसके पास 4 कूलम ही तो बचा था, क्यों, जो फाइनली 36 चला गया। अब चलो सर 4 बचा था, ओके यही कहना है, तो हो गया हमारा 4 स्क्वायर 2 इंटू 2, 2C1 था, चलो गॉट इट। अब क्या है हमारा, थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं। सर Q2 कितना हो गया फाइनली, अरे सर 6 ही तो बचा था, कहां पे 6, क्यों, इसके पास -30 था, किसने 36 दिया, तो कितने बचेंगे 6 ही तो बचेंगे, तो 6 स्क्वायर कर दो 2 इंटू 3। बाकी आप तो होशियार हो ही, अरे हो भाई होशियार हो, सब लोग सॉल्व कर लोगे। चलो मैं करता हूं, कितना होगा सर 40 का स्क्वायर 40 1600 होता है, इसको 4 लिख दूं, प्लस इसका स्क्वायर 900 होता है, इसको 6 लिख दूं, ये माइनस कर दो, 16 इंटू 4 कितना होगा 4 ही तो बचेगा, 4 प्लस 36 बाय 6 ही तो बचेगा। अब सॉल्व करें, हमने इसको देखा तो कितना हो गया, ये हमारा 400 होगा, ये कितना हो गया 150 होगा। चलो तो 150 प्लस 4 कितना होता है 550 माइनस 10, इसका मतलब समझ में आया सर, ये 540 जूल आएगा। ओके अब सर ये नया आंसर आ गया, ये 540 हो गया, कैसे यार, उस दोनों केस में जब पोलैरिटी सेम था तो हीट का बहुत कम ट्रांसफर हुआ था, इसमें इतना हीट जाने की क्या जरूरत पड़ गई। अब देखेंगे लॉजिकली क्या होता है, जैसे मान लो हमारे अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसे पता है हमको कि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगी, अगर उसको कोई क्या करे, जबरदस्ती कोई वर्क करके चार्ज को खींच के उस जगह पे लेके आने की कोशिश करे, अगर वो आना नहीं चाहता है तो उस पर्सन को क्या होगा, उस पर्सन को बहुत भारी मात्रा में वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क होगा तो चार्ज इतना डिसिपेट होता है, बहुत सारा चार्ज क्या होता है डिसिपेट हो जाता है, बस क्या होता है इतना सारा हमें हीट के फॉर्म मिलता है। अगर इसके कन्वेंशनल चार्ज की बात करें, कन्वेंशनल नेचर की बात करें, चार्ज ऑलवेज फ्लो टू प्लस टू माइनस एंड माइनस टू दिस।
अगर कोई इसका कैरेक्टर रिवर्स करने की कोशिश करे, कोई बोलेगा मैं इसको इधर लेके आऊंगा, प्लस से इधर लेके जाऊंगा, दैट इज द नॉट करेक्ट वे, ठीक है। तो इसको लाने में जो होता है एक्स्ट्रा एनर्जी लग जाती है। एनर्जी क्या होता है, बहुत सारी लग जाती है। जब दाएं जाए एनर्जी लगेगी, उसका वर्क करने में जितना हीट आएगा, दैट इज कॉल्ड डेसिपेशन ऑफ हीट। ये हमको करंट में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमको एक क्वेश्चन यहां से समझा, सर पोलैरिटी चेंज करते हैं तो फंडामेंटिकली हमको समझ में आएगा। अब मान लो यहां पर जिस बंदे को फॉर्मूला से बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत था उसके फॉर्मूला से, उसने बोला सर मैं कुछ भी कर लूं, मैं तो फॉर्मूला से ही बनाऊंगा। अब बताओ अगर वो फॉर्मूला में फर्स्ट फंडामेंटल में अगर माइनस पुट नहीं करता, Q1 C1 माइनस ऑफ Q2 C2, क्या उसका आंसर करेक्ट होता? नहीं ना। लेकिन हमें जब फंडामेंटल पता होता है कि हम लोग ऐड कैसे कर रहे हैं, पोलैरिटी चेंज कैसे कर रहे हैं और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कैसे होता है क्वेश्चन में, यू कैन गेट द आंसर। अगर आपका आंसर एक भी रॉन्ग होगा तो आपका कोई एक आंसर करेक्ट आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ ये है और इससे जुड़ा हुआ ये है, तो तीनों क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट शेडिंग अप चार्ज। इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमने एक एक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है। फर्स्ट वाला था सर सिंगल के लिए, एक कैपेसिटर दूसरा अनचार्ज था, जोड़ने पे क्या इफेक्ट होता है, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं और मेडिकल में आसानी से आ जाया करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था थोड़ा सा मेडिकल से ऊपर जेई मेंस के बीच में घूमता फिरता, अगर माना जाए उसको, तो जेई मेंस के ऊपर का और नीट से ऊपर का और जेई मेंस के बीच में वो फ्लोट करने वाला क्वेश्चन था। हो सकता है आपके नीट एग्जाम में आ भी जाए ऐसे क्वेश्चन और जेई मेंस में भी आ सकता है। जो तीसरा क्वेश्चन था ये प्योर जेई मेंस लेवल क्वेश्चन था, जहां पे थोड़ा सा कांसेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकता है। आप ऐसा नहीं नीट में नहीं है, बट नीट में भी आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा कांसेप्ट में क्या उसने ट्विस्ट करी। अब इसके अलावा जो भी चार्ज होगा बोलेगा दोनों की पोलैरिटी चेंज कर दो, डोंट डिफेक्ट, दोनों को माइनस कर देंगे, गेट 7 सब, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी चेंज करना और दोनों का नहीं चेंज करना इज द सेम सॉल्यूशन। अगर मैं दोनों को प्लस रखता हूं, कोई सिंपल फॉर्मूला होता है, दोनों को माइनस रखो, नो चेंज, सिंपल फॉर्मूला होगा, माइनस माइनस साइड इंटरचेंज कर लेंगे। गॉट इट? आप इसको अच्छे से लिखो। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं क्या क्या हमें स्टडी करना है। देखेंगे क्योंकि हम लोग इस टॉपिक में इंटर करेंगे, डायलैक्ट्रिक्स वाले टॉपिक में। ये थोड़ा सा एस्पेक्ट है, मैंने पॉइंट को लिख दिया, भाई डिस्कस करेंगे लीड में। और हम लोग चार्जिंग ऑफ सिस्टम से इंटर करते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देखा था, उसमें एक नया सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, डायलैक्ट्रिक्स। अगर आप सुनेंगे पहली बार वर्ड तो लगता है सर ये है क्या एक्चुअली, ये है क्या। अगर हम इसको बाय डेफिनेशंस देखें तो डेफिनेशन का मीनिंग अलग होता है, बट हम लोग क्या करते हैं कि जनरल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जनरल मीनिंग ये होता है डायलैक्ट्रिक्स एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। अगर मान लो प्रॉपर्टी मटेरियल क्या मानते हैं, किसी का स्ट्रेंथ, किसी की कैपेसिटी, उसका नेचर क्या है, और वो नेचर का इफेक्ट क्या होता है सराउंडिंग्स पे और किसी पर्टिकुलर मैटर पे, ठीक है। तो हमको यहाँ से टॉपिक सबसे पहले शुरू हुआ था सर इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक्स। हमको डायलैक्ट्रिक्स जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? डायलैक्ट्रिक्स जानना जरूरी है। अब आपको पता है कि इन जनरली हमारे नेचर में जो मेथड ऑफ चार्ज का ट्रांसफर होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमको दो तीन चीज समझ में आती है कि सर चार्ज किस किस में ट्रांसफर हो सकता है, किस में नहीं हो सकता। जैसे हम लोग बोलते हैं सर कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर का नेचर होता है कि चार्ज क्या करना, ट्रांसफर करना। ओके, अगर कंडक्टर ये है तो इसमें हम लोग मानते हैं करंट, चार्ज और हीट और करंट क्या होगा, सब इसमें पास ऑन होगा। एक उसके बाद आता है, हम लोग डीप में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिव्यू लेंगे क्विक सा। एक होता है सेमीकंडक्टर, दूसरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर। वर्ड से पता चलता है सर थोड़ा बहुत होगा, क्या होगा ये, थोड़ा बहुत होगा। और जो तीसरा होता है, तीसरा क्या बोलते हैं लोग, इंसुलेटर। ओके, इसका मतलब तो पूरा भी होगा, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब इसमें चांस है कि कंडक्टर में चार्ज और करंट या हीट फॉलो करेगी, इसमें थोड़ा बहुत करेगा, बट इसमें तो चांस ही नहीं है। एक बहुत एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होता है, आप ध्यान देंगे तो पढ़ेंगे कि कोई भी कंडक्टर, थर्मल फिजिक्स में बताया जाता है, हम लोग अगर आपने पढ़ा हुआ है तो थर्मल कंडक्टिविटी का नेचर ये बताता है कि कोई भी मटेरियल या थिंग्स वो 100% या तो वो कंडक्टर भी नहीं होती या 100% वो इंसुलेटर भी नहीं हो सकती। इसका मतलब इन बिटवीन कहीं होता है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई कंडक्टर 98% कंडक्टर है, दिस इज द गुड कंडक्टर, बट वो 2% इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करेगा। दैट इज द रियलिटी जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। और हम लोग जो टॉपिक साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ डिस्कस करते हैं, जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, सारा कुछ ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेड होता है किसका, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। इसका मतलब अगर हम इसको रिवर्स करके देखें, अगर हम लोग रिवर्स करके देखें तो बोलेंगे सर कोई इंसुलेटर होगा जिसमें 2% चांस होगा किसका, कंडक्टर होने का, बट 98% क्या होगा, वो इंसुलेटर होगा। ओके सर, ये दोनों तक एक्सट्रीम एंड हो गई। कैसे? जैसे हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं,
ये हमारा लिमिट 1 है, ये हमारा 4 है, तो बाकी सब की बात हम लोग यहाँ नहीं करते हैं। लेकिन होगा एक सब एक्सट्रीम होता है कि कंडक्टर होने की कहानी, वो कंडक्टर हो नहीं तो इंसुलेटर हो। अब क्या होता है विद इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, अगर हम बात करें तो एक कंडीशन नहीं होता, डिफरेंट सर्कमस्टांस पे अगर इसका बिहेवियर चेंज करता है, जो कि हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे इन करंट के टॉपिक में कि डिस्कस इसका मेटल की प्रॉपर्टी कैसे आती है। अब देखो सर, ये अगर एक्सट्रीम इनकंडक्टेड है और ये क्या है इंसुलेटेड है, तो क्या इसके बीच में कुछ रेजिस्ट कर सकता है क्या? अब कोई बोलेगा सर मैं कंडक्टर की मेटेरियल की प्रॉपर्टी में कुछ इस तरह का मिक्सिंग करूं, कुछ इस तरह का मिक्सिंग करूं जो कि इसकी कंडक्टिविटी को डिक्रीज कर दे या और इंक्रीज कर दे। बोलेगा कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सर? 98 से 99 में कर सकता हूं। कोई बोलेगा सर 98 से मैं 95 भी कर सकता हूं। इसका मतलब इसका दोनों रेल पॉसिबल है, इसका मतलब होता है बोथ वे। इसको हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं, इसको हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो सर ये डायलेक्ट्रिक्स का यहाँ पे आया कैसे? अगर हम इसको मोटा मोटी किसी लैंग्वेज की बात नहीं है तो हम लोग डिस्कस करें तो ये क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का पार्ट होता है और इंसुलेटर के ज्यादा क्लोज होता है। समझे क्या होता है? सेमीकंडक्टर हमारे पार्ट में आ गया, उसको आगे देखेंगे। अगर हम डायलेक्ट्रिक्स की बात करें तो क्या होता है, वो इस दोनों के बीच का होता है। लेकिन क्या होता है, ज्यादा करीब किसका होता है? इंसुलेटर का होता है। इसका मतलब हम लोग मान के चलेंगे कि इसकी कंडक्टिविटी की चांस कितनी 2% रहती है, बट वो एग्जैक्ट 100% ऐसी नहीं हो। अब देखो सर चांस कुछ तो है। अब डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ है कंडक्टर डायलेक्ट्रिक्स है क्या? सर द इंसुलेटर बोला था ना सर, इसके बीच में होगा कहीं पे, मतलब ऑलमोस्ट यही लेके चला। डेफिनेशन क्या किया, यही लेके चला है। वो इंसुलेटर इन विच, जिसमें माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, बहुत ही छोटा, एक तो माइक्रो मतलब छोटा, स्कोप मतलब उससे भी छोटा, लोकल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब चार्ज का थोड़ा बहुत आना एंड जाना। कंडक्टर करता क्या है, चार्ज की हेराफेरी तो करता है। इसका मतलब लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज क्या होता है, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज देखेंगे यार, हमको पता है अगर दो चार्ज, एक प्लस यहाँ हो दूसरा प्लस यहाँ हो, ये इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इन द फोर्स होता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा है। अगर ये r डिस्टेंस पे हो तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इसके प्रेजेंस में अगर इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, क्या हो जाए, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, कौन सा, माइक्रोस्कोपिक लेवल का, नॉट मैनुअल लेवल का होता है, माइक्रोस्कोपिक। तो वो जो कहानी होती है, वो जो कहानी होती है, वो सारा फेनोमेनन का इंसुलेटर क्या कहलाता है, डायलेक्ट्रिक्स कहलाता है। अब इंसुलेटर का प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा, वो क्या करेगा, उसको बोलेगा नहीं, ये बोलेगा अलाउ नहीं करता है, क्योंकि हमको पता है इंसुलेटर क्या करता है, चार्ज और हीट को जाने नहीं देता है, दैट इज करंट और हीट होता है। अब देखो करंट और हीट को नहीं जाने देगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये किस तरह बिहेव करेगा, नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। आगे वो स्टेटमेंट भी है। चलो अब क्या होता है, अगर कंडक्टर होता तो चार्ज को जाने देता, हीट को भी जाने देता, बट ये क्या जाने दे रहा है, क्या नहीं जाने दे रहा है। इसका मतलब सर टेक्स प्लेस क्या, लोकल डिस्प्लेसमेंट किसका, चार्ज का। अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवा सके, इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि ये इंसुलेटर थोड़ा सा कैरेक्टर शो करे किसका, कंडक्टिंग होने का। ओके, इसका मतलब हम लोग इस केस की चार्ज कर रहे हैं क्या, 98% चाहता है कि ये चार्ज को नहीं जाने दे। लेकिन अगर बाय इफेक्ट ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट अगर हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को जाने दे, कितना सर 2% चांस हो कि वो इसको मूवमेंट करने देगा, गॉट इट, कंडक्टर का। तो वो जो फेनोमेनन कहलाता है किसके साथ, इंसुलेटर के साथ, वो क्या होता है, डायलेक्ट्रिक्स होता है। तो हमको समझ में आया डायलेक्ट्रिक्स इज नॉट एब्सोल्युटली इंसुलेटर। क्या होता है, डायलेक्ट्रिक्स एक 100% इंसुलेटर नहीं होता। वो क्या होता है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को थोड़े से खींच के लाने में किधर, कंडक्टर की ओर। वो जो फेनोमेनन होता है थोड़े से पहले ऑफ इंसुलेटर, अगर इंसुलेटर से थोड़े पहले हम लोग जाते, क्या होता है, वो डायलेक्ट्रिक्स होता है। समझ में आ गया। अब कहाँ होगा सर, कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होगा तभी तो चार्ज आने देगा। तो क्यों सबको फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आया, डायलेक्ट्रिक्स होता है क्या, इफेक्ट तो बाद में देखेंगे, ठीक है। डायलेक्ट्रिक्स वो होता है जो क्या करता है, इंसुलेटर के जस्ट पहले की कहानी होती है, वो क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी हो उसका लोकल डिस्प्लेसमेंट छोटा सा मूवमेंट करवाता है। क्यों, क्योंकि उसको कंडक्टर बनाने की कोशिश करता है। इस बनाने की कोशिश में हमने मान लिया कि अप्रॉक्स परसेंटेज 2% होगा, क्योंकि वो कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगा, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो जो फेनोमेनन ये होता है, ये जो फेनोमेनन होगा वो क्या होगा,
डाइलेक्ट्रिक्स हो। आगे चलते हैं, क्या बताया सर, ये तो नॉन कंडक्टिंग है, कहां तक, नेक्स्ट में लिखा है डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टर, कहां तक, अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक सर, कुछ वैल्यू तक तो नॉन कंडक्टर होगा, हम बताएंगे उसके एग्जांपल के साथ। कुछ वैल्यू तो क्या होगा, वो नॉन कंडक्टर होगा, डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर, क्या करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कहां तक नॉन कंडक्टिंग रहेगा। अगर कंडीशन देखो, अगर कोई लिमिटिंग वैल्यू होगा, अगर वो लिमिटिंग वैल्यू होगा, अगर उस फील्ड ने, इफ द फील्ड इज एक्सीडिंग दिस लिमिट, अगर इस लिमिट को क्रॉस कर दिया, क्या हुआ, एक्सीड मतलब क्या होता है, क्रॉस करना या आगे जाना, देन द वैल्यू जो आएगा उस वैल्यू का हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एग्जांपल बताएंगे उसका मतलब क्या होता है। अगर इसका कैरेक्टर था कि ये नॉन कंडक्टर है, कहां तक सर, सर्टेन वैल्यू तक नॉन कंडक्टर है, अगर फील्ड इंक्रीज करता गया करता गया करता गया, अब क्या होगा, अगर वो लिमिट वो क्रॉस कर देगा, जो लिमिट कहां था, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक वो कंडक्टर होता, अगर वो लिमिट क्रॉस कर देगा तो वो जो लिमिट क्रॉस करने के बाद जो वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब क्या हुआ सर, अब तो टूट गया लिमिट, लिमिट टूट गया, उसकी सारी जो पहले की प्रॉपर्टी थी, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दूंगा, किसकी तरह बिहेव करूंगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करूंगा, क्या करेगा, दे लूज देयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या था, इंसुलेटर होने की, क्या करेगा, अपनी कैरेक्टर को लूज कर देगा। अब कैरेक्टर लूज कर देगा, क्या करेगा, वो सामने वाले की तरह कंडक्शन की तरह बनना चाहेगा, देन बिगेन टू कंडक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो आप, हम लोग जनरली देखते हैं रियल लाइफ में कि कोई भी इंसान, या कोई भी इंसान बोलने, कोई भी एक फ्राइंग पैन होता है, आपने देखा होगा, जिसपे हम लोग फ्राई करते हैं डिफरेंट एलिमेंट को, ये कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ वाले पार्ट में एक वुडन सिस्टम लगा होता है, यहाँ वाले पार्ट पे एक वुडन सिस्टम लगा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग को पता है फ्राइंग पैन पे जब जिस समय कुछ भी पकाते हैं, कुछ बनाते हैं, उसका एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, फिर टेम्परेचर होता है, ये पूरा सिस्टम आयरन का होता है या किसी भी एलिमेंट का हो तो पूरा हीट होता है, यहाँ तक हीट होता है, बट जो हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं, जो हम लोग का हेडिंग पॉइंट पे होता है, उस पॉइंट पे वुडन कॉर्क बोल सकते हो लगा होता है। अब मान लो ये एक सर्टेन वैल्यू तक हीट नहीं होता है, देखेंगे जनरली आप अगर बना रहे हो, पक रहे हो, कुछ बनाते हैं आप लोग, बनाते बनाते क्या करते हैं, एक सर्टेन वैल्यू तो क्या होगा, हीट नहीं होगा, ये क्या होगा, हीट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो इसको हीट करते करते अपन एक बहुत बड़ा टाइम ले लिया जाए, इसकी भी तो कुछ लिमिट है ना, अगर इतना टेम्परेचर ये बन सकता है तब तो हर एक एलिमेंट्स का अपना कुछ प्रॉपर्टी होती है। अगर जब इसका लिमिट हट जाएगा, अगर इसका लिमिट हट जाएगा, अगर ये एक्सीड करने से पहले तक क्या क्या नॉन कंडक्टर है, ये तो लिखा था सर, अगर हीट यहाँ भी आ रही है, करंट यहाँ भी आएगा सिस्टम में, देखेंगे करंट के एग्जांपल्स आगे, अगर हीट यहाँ भी आ रही है तो इसके पास तो हीट आने रही है, क्या वुडन सिस्टम हॉट होता है, क्या नहीं होता है, वो एक सर्टेन लिमिट तक हॉट नहीं होता है, जहां तक कहां लिखा है सर, एक वैल्यू तक ये नॉन कंडक्टर होता है, इसलिए क्या होता है, ये कुछ वैल्यू तक हॉट नहीं होता। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली हीट देते रहो, अगर इसके स्ट्रेंथ को, जो भी स्टूडेंट का स्ट्रेंथ होगा उसको आप क्रॉस कर दो, फाइनली देखना ये भी हीट हो जाएगा, और ये वुडन कॉर्क क्या करेगा, हीट को आने और जाने की परमिशन दे देगा। अब देखो क्या किया इसने, जब लिमिट क्रॉस किया तो क्या किया, ये जो स्ट्रेंथ होगा जहां पे इसका जस्ट बिगिनिंग ऑफ कंडक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ द वुड, क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द वुड होगा। अब देखो, और वो क्या करेगा सर, इसकी जो प्रॉपर्टी थी इनहेरेंट वो चेंज कर जाएगी, ये पहले नॉन कंडक्टर हुआ करता था, किसका, हीट का, अब क्या होगा, अगर ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट था, अब क्या होगा, हीट सर जाने देगा, आने देगा, अगर वो कैरेक्टर बदल गया तो पहले इसको नहीं जाने देना था, अब क्या हुआ, वो जाने दे गया, इसका मतलब क्या होगा, कंडक्शन ऑफ हीट हो गया होगा। तब तो पता चली जब हीट कंडक्ट होगा तभी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर रेज कर जाएगा और हीट कर जाएगा। ओके सर, समझ में आई। अब क्या होता है कि हम लोग को समझ में आए सर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी चेंज करने का मतलब क्या होता है। जनरली ये सारी कहानी जो वायरिंग सिस्टम होता है सर्किट में होता है, सारा फिट ऑफ एग्जांपल होता है। वहां पे मान लो एक वायर की कैपेसिटी है 5 एम्पियर की, सिंपल सर, आप देखते हैं, आप लोग आप जाते होंगे मार्केट में तो बोलते होंगे क्या सर, मुझे एक ऐसा वायर दीजिए जिस वायर में हमें इतनी एम्पियर का, एक होता है जनरल हाउस होल्डिंग वायर होता है, एक क्या होता है हाउस होल्डिंग वायर होता है, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल वेल्डिंग वायर होता है। आप कभी भी इंडस्ट्री में हाउस होल्ड वाला वायर यूज नहीं कर सकते, ये हमारा जनरल नॉलेज होता है, इतना आपको पता ही होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है हाउस में उसकी कैपेसिटेंट ऑफ करंट कितनी है, वो उतना तक झेल सकता है। अगर आप वही करंट इंडस्ट्री में यूज करेंगे
तो वो वायर ब्रेक आउट कर जाएगा, टूट जाएगा। वायर क्या करेगा, अपना कैरेक्टर छोड़ देगा। वायर का काम क्या है, कंडक्शन नहीं बना कहा वो टूट जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया ये पार्ट क्या होता है? अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये बार बार एग्जाम में आता है, एग्जाम का ये हॉट टॉपिक है। अगर आप जहां भी देखेंगे तो जहां था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एंटर कर देता है, पता नहीं चलता क्या है ये। अब देखो सर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज, लिखा हुआ डेफिनेशन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे क्या था, अब हम लोग तो इसी का हीट स्ट्रेंथ ही तो निकाल रहे थे। इस फ्राइंग पैन के वुडन कॉर्क का जितना मैक्सिमम हीट पे ये टूट जाएगा या अपना कैरेक्टर बदल देगा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। उसी तरह जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे किस पे, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां पे डाइलेक्ट्रिक, अब देखो क्या पूछेगा सर, दो मीनिंग है यहाँ पे, विथ स्टैंड, ध्यान से देखेंगे, और दूसरा है विदाउट ब्रेक डाउन। सिंपल इंग्लिश है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू तक, जहां तक वो अपने कंडीशन को स्टेबल रख सकता है, जहां तक क्या किया था, इस वुडन कॉर्क ने अपने आप को इंसुलेटर बना के रखा था, उस पर्टिकुलर स्टैंड को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। थोड़ा सा वर्ड पे चर्चा कर ले सर। डाइलेक्ट्रिक कैन विथ स्टैंड का मतलब यह होता है, डाइलेक्ट्रिक अपना बेसिक कैरेक्टर कौन सा था सर, नॉन कंडक्टर होने का, वो नहीं छोड़ेगा। कहां तक, विदाउट ब्रेक डाउन, टूटने से पहले। मतलब क्या होता है, उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर था, उसको टूटने से पहले तक का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब सोचो, इसको थोड़ा सा एक और एनालॉजी समझते हैं। अब कैसे, जैसे मान लो मैं इस तरह से हाथ यहां रख रहा हूं, मेरे हाथ पे मैं क्या कर सकता हूं, 3 या 4 केजी का सिस्टम उठा सकता हूं। काफी लग रहा है, 2-3 केजी कर लेते, ठीक है। किसी ने मेरे हाथ पे यहाँ पे 1 केजी का स्ट्रेंथ रखा, हमें लगा ठीक है चलेगा। किसी ने 2 केजी का रखा, फिर भी चलेगा। 3 केजी का रखने के बाद हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ 3 केजी है। अगर किसी ने 3.11, क्या होगा, मेरा हाथ नीचे आ जाएगा और सारा सिस्टम कोलैप्स होकर नीचे गिर जाएगा। तो हमसे कोई पूछा जाए कि सर आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है हाथ में उठाने का, तो गेट ओके, आई एम इसको उठा सकता हूँ 3 केजी। आई गॉट द वैल्यू, सर 3 केजी आएगा तो हम यहाँ तक मैक्सिमम उठा सकते हैं। अगर 3 से वैल्यू एक्सीड कर गया, देन दिस हैंड विल ब्रेक, मतलब टूट नहीं जाएगा, बट क्या होगा, वो स्ट्रेंथ सारा नीचे गिर जाएगा। जब वो सब नीचे जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कैरेक्टर क्या था, विथ होल्ड करने का, बट क्या हुआ, वो फॉल डाउन कर गया। जब वो फॉल डाउन कर जाएगा तो क्या इसका कैरेक्टर रहा क्या, नहीं। तो यही लिखा है कि ब्रेक डाउन से पहले होने तक, जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू मैं इसको होल्ड करके रख सकता हूं, वो जो स्ट्रेंथ होगा वो मेरे हैंड का स्ट्रेंथ कहलाएगा। उसी तरह इस डाइलेक्ट्रिक में जो मैक्सिमम फील्ड होगा, जहां तक ये अपने कैरेक्टर को बचा के रख सकता है, कौन सा कैरेक्टर, इंसुलेटेड नॉन कंडक्टर होने का, दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये अलग अलग कंसेप्ट और आगे फ्यूचर में। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IIT JEE एंड एम्स दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। देखो इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, याद रखेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन होता है M1 L1 T-3 एंड A-1। दिस इज वुड आस्क इन एग्जामिनेशन। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल किसका है, डाइलेक्ट्रिक्स का। इसका डीप स्टडी करेंगे जब हम लोग अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे विद सम फंडामेंटल नोट्स, जहां पे क्वेश्चन हमें बनता है, उस पे क्वेश्चन हमें आते हैं। और हम लोग को स्ट्रेंथ में 2-3 चीजें स्टार याद रखना होगा। अगर मैं इसको हेडिंग वर्ड बोलूं, एक होता है डाइलेक्ट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, हमें समझ में आना चाहिए, और दूसरा था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, और तीसरा इसका यूनिट डायमेंशन। मतलब इस चीज का हम लोग इन फ्यूचर केस बहुत सारा एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले दिन हम लोग फिर से यहाँ से आगे करेंगे। थैंक यू।